अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की, और उसी के साथ जो है ना हम बात करेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स की। पहला लेक्चर जो था केमिकल बॉन्डिंग का, उसमें हमने देखा था, वहाँ पे हमने केमिकल बॉन्ड को देखा था कि व्हाट डू वी मीन बाय द केमिकल बॉन्ड, और व्हाई डज केमिकल बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, या व्हाई डज केमिकल कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। और उसी के साथ हमने बात की थी वहाँ पे थोड़ी बहुत लिविस स्ट्रक्चर्स की, और ऑक्टेट रूल और उसकी लिमिटेशंस की भी बात की थी, और कोवेलेंट बॉन्ड बॉन्ड को भी हमने वहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक की, दैट्स कॉल्ड आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सो गेट योर एनसीईआरटी इन फ्रंट ऑफ यू एंड नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर नीट। ओके, इट सेज दैट from Kosterlew's treatment of the formation of an ionic compound, it follows that the formation of ionic compounds would primarily, यानी यहाँ पे कह रही है, जो दो पॉइंट्स यहाँ पे इसने मेंशन किए हैं, इट सेज दैट कि फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स किस पे डिपेंड करता है, किस पे आयनिक मतलब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन है, आयनिक कंपाउंड की मतलब फॉर्मेशन जो है वो किस पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स अपॉन द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम्स, यानी ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव आयन का मतलब कैटाइन एंड नेगेटिव आयन का मतलब एनाइन। अगर हम बात करेंगे सपोज किसी भी आयोनिक कंपाउंड की, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, दीज आर आयन्स, ठीक है, दीज आर आयन्स। और नॉर्मली क्या होता है, कैटाइन होता है और एनाइन होता है। उसके बाद ये कह रहा है कि इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ दीज आयन्स इन द सॉलिड, यानी दो चीज़ों पे डिपेंड करता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। वन इज द ease of formation of positive and negative ion, and another is the arrangement of the positive and negative ions in the solid. Okay, that is in the lattice of the crystalline compound. उसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ ए पॉजिटिव आयन इन्वॉल्व्स आयनाइजेशन। ऑब्वियसली बात है, हमने ये वहाँ पे जो है ना आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ा है, किसमें, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। मतलब फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इन्वॉल्व्स आयनाइजेशन। ऑब्वियसली बात है, जो है ना जब पॉजिटिव आयन बनता है, यूजुअली हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। और इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है, दैट्स कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो इट सेज दैट द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन involves ionization, that is the removal of electron from the neutral atom, and that of negative ion involves the addition of electron to the neutral atom। और ये भी हमने देखा था कि जब एक नेगेटिव आयन बनता है, यानी जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, दैट इन्वॉल्व्स व्हाट, और वहाँ पे जो है, जहाँ वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या एंथैल्पी चेंज उस प्रोसेस के दौरान जो होते हैं, दैट्स कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम उसको नाम देते हैं। सो यहाँ पे इसने मेंशन किया, सपोज हियर इज द गैसियस न्यूट्रल एटम M, here is the gaseous न्यूट्रल एटम X। यहाँ पे जो है ना इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, या हम यहाँ से आयन, मतलब पहला प्रोसेस जो है ना M गैस टू M पॉजिटिव गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, दिस प्रोसेस इज द आयनाइजेशन प्रोसेस। एंड सेकंड प्रोसेस इज द व्हाट, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या एंथैल्पी चेंज जहाँ पे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब ये गैसेस आयंस, ठीक है, M पॉजिटिव गैस प्लस X नेगेटिव गैस यहाँ पे कंबाइन होते हैं ना, दे फॉर्म द MX सॉलिड, यानी यहाँ पे जो है ना आपका एक आयोनिक कंपाउंड या क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अच्छा, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EG से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इज द एंथैल्पी चेंज यूनिट 3। अच्छा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जब एक मतलब जब हम गैसियस एटम को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ठीक है। और अच्छा, द इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि यूजुअली जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, देखो आयनाइजेशन एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो प्रोसेस है, इसमें हमेशा हमको जो है ना एनर्जी देनी पड़ती है, यानी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होता है, उसको रिमूव करने के लिए जो है हमें मतलब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सो आयनाइजेशन प्रोसेस जो है ना, इट्स ऑलवेज व्हाट, इट्स ऑलवेज एंडोथर्मिक, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, एनर्जी नीड होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ना, इसकी मतलब, अच्छा हमने वहाँ पे ये भी देखा था कि मतलब देयर आर, मतलब डिफरेंट, मतलब ये हमने वहाँ पे बोला था, वहाँ पे जो है मतलब आई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और इसी तरीके से जो है ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमने बोला था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EG फर्स्ट, डेल्टा HEG सेकंड, डेल्टा HEG थर्ड। तो पहले हमने बोला था जो जो फर्स्ट, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है, दैट इज़ द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी उसमें एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन उसके बाद जो फर्दर डेल्टा HEG सेकंड, यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं, और उसके बाद जो थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो वो दो प्रोसेस, सेकंड एंड थर्ड प्रोसेस जो है, वो वहाँ पे कहलाते हैं, वो वहाँ पे होते हैं एंडोथर्मिक। वहाँ पे एनर्जी जो है ना हमें रिक्वायर होती है, ठीक है। और वहाँ पे रीज़न भी मैंने बोला था कि जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो पहले ही जो है ना एक आयन ने, जब हम सपोज
जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो पहला इलेक्ट्रॉन जब हमने ऐड किया तो गैसेस मतलब इट बिकम्स यूनिनेगेटिव आयन, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गई। उसके बाद हम जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन और उस नेगेटिवली चार्ज गैसेस एटम के दरमियान रिपल्शंस होते हैं, ठीक है। और उसी रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए जो है हमने यहाँ मतलब यही से एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब हमने वहाँ पे ज़बरदस्ती जो है ना इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ता है, और उस प्रोसेस में यानी डेल्टा ई जी सेकेंड में और डेल्टा ई जी थर्ड में हमें यही से एनर्जी देनी पड़ती है। दैट्स वाई इट सेज दैट कि इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस जो है यानी एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट कैन बी एक्सोथर्मिक, यानी वहाँ पे या तो एनर्जी रिलीज होगी, और इट कैन बी एंडोथर्मिक या तो वहाँ पे एनर्जी रिक्वायर होगी। द आयनाइजेशन ऑन द अदर हैंड इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, ये तो मैंने आपको पहले ही बोला। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द नेगेटिव ऑफ द एंथैल्पी चेंज कंपेयरिंग द, मतलब आपने यहाँ पे याद रखना है कि मतलब ऑलमोस्ट आप याद रखो मैग्नीट्यूड के हिसाब से जो है ना, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन साइन अपोजिट होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद obviously, ionic bonds will be formed more easily between elements with comparatively low ionization enthalpy and the elements with comparatively high negative value of enthalpy, electron gain enthalpy। तो obviously बात है, देखो कौन जल्दी जल्दी कैटायन बनाएगा, मतलब कहाँ पे आपका पॉजिटिव आयन जल्दी बनेगा, क्योंकि आपको आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड या आयनिक ऑब्वियसली आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है। तो क्या है कि वहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड में आपका कैटायन होता है, वो कैटायन कब ईजिली बनेगा, वो तब बनेगा जब किसी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, मतलब वो आसानी के साथ वहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, मतलब उसमें नेगेटिव आयन या एनायन फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि दीज आर द टू फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड। इट मस्ट हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी एटम्स जो कंबाइनिंग एटम्स होंगे, यूजुअली जो कैटाइन होगा या मतलब जब आपको कैटाइन बनेगा फ्रॉम न्यूट्रल एटम, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, और जिस न्यूट्रल एटम से आपको जो है ना एनायन बनेगा, उसकी जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी, जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, ये देखो ये नेगेटिव, ये हाई नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है, हाई नेगेटिव मतलब वैल्यू का मतलब नेगेटिव मीन्स इट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। एक्सोथर्मिक, बाकी यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इट्स हाई नेगेटिव तो वो कम होना चाहिए, नहीं। नेगेटिव का सिंपल मतलब है दैट प्रोसेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ना, दैट प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। नेगेटिव इंडिकेट्स ओनली एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन असल में जो है ना इट इज़ हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को जो है ना ऐड होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो एनायन फॉर्मेशन विल बी ईजी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स हैव कैटायंस derived फ्रॉम द मेटालिक एलिमेंट्स एंड द एनायंस फ्रॉम द नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। ऑब्वियसली बात है, जब भी आप कोई आयनिक कंपाउंड को देखते हो, सपोज इट्स सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सपोज इट्स सोडियम क्लोराइड, इट्स योर सोडियम क्लोराइड, तो अगर आप देखोगे यूजुअली कैटाइन जो है ना ये कहाँ से बनता है, फ्रॉम मेटालिक एलिमेंट, यानी सोडियम जो है ना दैट्स योर मेटल, और आपका जो एनायन जो है बनता है ये इट्स फॉर्म्स फ्रॉम इट्स अ नॉन मेटल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। द अमोनियम आयन इट्स NH4 पॉजिटिव, इट्स योर NH4 पॉजिटिव। अगर आप यहाँ पे देखोगे बोथ मतलब दोनों एटम्स जो है ना बोथ आर नॉन मेटल्स, यही कह रहा है एनसीईआरटी। द अमोनियम आयन इज मेड अप ऑफ टू नॉन मेटालिक एलिमेंट्स इज एन एक्सेप्शन, इट फॉर्म्स द कैटाइन ऑफ नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। सपोज हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है, लेट सपोज दैट्स अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम NH4 Cl। यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज योर कैटाइन एंड Cl नेगेटिव इज योर एनाइन, लेकिन अगर आप हमने यूजुअली बात की थी इन जनरल में, हमारा जो कैटाइन होता है ना दैट्स फॉर्म्ड फ्रॉम मेटल एंड योर एनाइन इज फॉर्म्ड फ्रॉम नॉन मेटल। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे योर एनाइन इज फॉर्म्ड फ्रॉम नॉन मेटल, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे आपका कैटाइन जो है इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, दिस इज एन एक्सेप्शन। अच्छा, यही कह रहा है कि NH4 पॉजिटिव इट फॉर्म्स द कैटायन ऑफ वेरियस आयनिक कंपाउंड्स। उसके बाद आयनिक कंपाउंड्स इन द क्रिस्टलाइन स्टेट कंसिस्ट्स ऑफ ऑर्डरली थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस हेल्ड टुगेदर बाय कूलोम्बिक इंटरेक्शन एनर्जीज। देखो इंशाल्लाह जब हम सॉलिड स्टेट पढ़ लेंगे, 12th का एक चैप्टर है, वहाँ पे इन डिटेल हमने पढ़ना है व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, व्हाट आर एमॉर्फस सॉलिड्स, मतलब वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे हम, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप याद रखो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है इसमें जो है एटम्स का जो अरेंजमेंट जो है ना देयर इज मतलब रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। बस फिलहाल आप इस चीज़ को याद रखो, देयर इज थ्री डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स मतलब यहाँ पे कैटाइंस और एनाइन का मतलब, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आयनिक कंपाउंड होगा तो वहाँ पे आपके जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, कैटाइंस एंड एनाइंस। और वो जो कैटाइंस और एनाइंस उस मतलब सब उस क्रिस्टलाइन या क्रिस्टल लैटिस में क्रिस्टलाइन मतलब सॉलिड में होंगे, दे आर मतलब हेल्ड टुगेदर बाय कूलम्बिक इंटरेक्टिव एनर्जीज, यानी उनमें जो है ना देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिंपल सी बात है। या
कोलोमिक इंटरेक्शन भी आप कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दीज कंपाउंड्स क्रिस्टलाइज इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ आयंस देयर पैकिंग अरेंजमेंट्स, इसको हम वहीं पे देख लेंगे। अच्छा, द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको हम नाम देते हैं रॉक सॉल्ट, ठीक है। रॉक सॉल्ट जो है ना, ये सोडियम क्लोराइड को हम नाम देते हैं। इसका स्ट्रक्चर इसने यहाँ पे दिया है 3 डायमेंशनल। अगर आप यहाँ पे देखो, असल में इतना साइज बड़ा नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझाने के लिए इसने यहाँ पे इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया। असल में इतना, मतलब दीज एटम्स जो है ना, सपोज दिस इज योर क्लोरीन, दिस इज सोडियम, दिस इज ब्लू कलर इज योर क्लोरीन, एंड ये जो सोडियम जो है ना, इट्स योर, यहाँ पे ये जो रेड मतलब कलर या ऑरेंज कलर आप बोल सकते हो यहाँ पे, या स्मॉल साइज वाला जो है ना, इट्स योर सोडियम, और यहाँ पे जो लार्ज साइज वाला इट्स योर क्लोरीन आयन। तो अगर आप देखोगे सपोज इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, अदर मतलब असल में अगर जब आप इनका मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर देखोगे, दीज आर वेरी वेरी क्लोज टुगेदर, दीज आर मतलब क्लोजली हेल्ड टुगेदर, ठीक है। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर दिखाते हैं कहीं पे भी, किसी भी मतलब कोई भी डायग्राम हमें दिखानी हो, तो वहाँ पे हम उसका स्ट्रक्चर बढ़ा दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सपोज, ये यहाँ पे इसने कोई इसका मतलब कोई पार्ट लिया है, सोडियम क्लोराइड का कोई पार्ट लिया, कोई मतलब उसका मतलब कोई लैटिस लिया है उसने, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, देयर इज 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। यही जो है ना, ये एक प्रॉपर्टी होती है कि इनकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, ठीक है। देयर इज 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या आयंस। ओके, उसके बाद in ionic solids, the sum of the electron gain enthalpy and the ionization enthalpy may be positive, but still the crystal structure gets stabilized due to the energy released in the formation of the crystal lattice. ये कह रहा है यहाँ पे कि ये जो, एक सेकेंड, द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मे बी पॉजिटिव, बट स्टिल द क्रिस्टल स्ट्रक्चर गेट्स स्टेबलाइज्ड ड्यू टू एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ, देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मतलब व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेबिलिटी एंड द एनर्जी रिलीज। अगर कोई भी प्रोसेस होती है या कोई भी कंपाउंड अगर बनता है, अगर उस प्रोसेस के दौरान या उस कंपाउंड फॉर्मेशन के दौरान अगर एनर्जी रिलीज होती है, यानी अगर वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक कहलाएगी, या ओवरऑल अगर उसमें एनर्जी रिलीज होती है, सपोज अगर उसमें कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक भी होगी और कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी होगी, अगर ओवरऑल समेशन ऑफ द एंथैल्पीज नेगेटिव आएगा, इट मीन्स कि वहाँ पे जो है ना ओवरऑल एनर्जी रिलीज हुई है, उस सिस्टम की एनर्जी कम हुई है। जब एनर्जी रिलीज होती है ना, उस सिस्टम की, उस कंपाउंड की, उस प्रोसेस की एनर्जी कम होती है, मतलब वो स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा आप याद रखेंगे, जब भी आपका कोई कंपाउंड बनता है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, या इन शॉर्ट आप याद रखेंगे एक्सोथर्मिक कंपाउंड जो होते हैं ना, दे आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू एंडोथर्मिक कंपाउंड्स। ये थर्मोडाइनमिक्स हम पढ़ लेंगे वहाँ पे, लेकिन इसको आप यहाँ पे भी याद रख सकते हो कि जब भी किसी प्रोसेस में, जब भी किसी कंपाउंड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, वो स्टेबलाइज होता है बाय द रिलीज ऑफ दैट एनर्जी। लेकिन अच्छा, इसलिए यहाँ पे ये कह रहा है, इसलिए अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सपोज ये कह रहा है कि आयनिक सॉलिड्स में जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी, जब इन दोनों एनर्जीज को हम सम करते हैं, दैट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव होगी मतलब एंडोथर्मिक, वो अनस्टेबल होगा, वो उतना स्टेबल नहीं होगा, बट स्टिल द क्रिस्टल स्ट्रक्चर यानी आपका आयनिक सॉलिड जो है ना, इट गेट स्टेबलाइज ड्यू टू द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। याद रखना, जब क्रिस्टल लैटिस बनता है, उस प्रोसेस के दौरान जो एंथैल्पी चेंज होती है, दैट एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ लैटिस, उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन, जो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे याद रखना है कि एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन जो है ना, उसकी वजह से जो है ना आपका कंपाउंड स्टेबलाइज हो जाता है। क्यों स्टेबलाइज हो जाता है? बिकॉज एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन जो है ना, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी रिलीज होती है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, द द द क्रिस्टल द क्रिस्टल स्ट्रक्चर गेट स्टेबलाइज ड्यू टू द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ, वो एनर्जी रिलीज क्या होती है, वो एनर्जी असल में रिलीज जो होती है ना, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन, ठीक है, और दैट इज नेगेटिव। ओके, फॉर एग्जांपल द आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर एनी पॉजिटिव फॉर्मेशन फ्रॉम एनी मतलब न्यूट्रल एटम, गैसेस न्यूट्रल एटम, इट इज़ 495.8 किलो जूल्स पर मोल। और इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ना, दैट्स -38, क्योंकि देखो इट इज़ पॉजिटिव, इट्स नेगेटिव। आपको मैंने पहले बोला आयनाइजेशन प्रोसेस जो है ना, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, यहाँ पे भी हमने बोला इट्स ऑलवेज एंडोथर्मिक। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ना, दैट्स नॉर्मली एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आपकी आयनाइजेशन प्रोसेस पॉजिटिव, एनर्जी वैल्यू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव। अच्छा, उसके बाद द सम ऑफ द टू, अच्छा जब हम इन दोनों को सम कर लेते हैं, इट कम्स आउट टू बी 147.1, यानी इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसने पहले ही बोला था कि द सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड द आयनाइजेशन इट्स पॉजिटिव। लेकिन अच्छा, इट्स 147.1
is more than the compensated by the enthalpy of lattice formation of the NaCl, that's -77। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे, जब लैटिस बनता है आपका आयनिक कंपाउंड बनता है, क्रिस्टलाइन लैटिस बनता है, उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है ना, दैट्स कॉल्ड, सपोज एंथैल्पी चेंज उस टाइम होती है, दैट्स कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सपोज यहाँ पे जो ना पॉजिटिव वैल्यू यानी द समेशन ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट्स +147.1। लेकिन अगर आप देखोगे रिलीज कितनी हो रही है, दैट्स -7788, यानी रिलीज ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द, जो कि यहाँ पे मतलब पॉजिटिव वैल्यू रहती है। सो अगर हम देखेंगे, सपोज देयरफॉर द एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस, एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस, एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस इज मोर देन द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। ऑब्वियसली बात है, सपोज यहाँ पे जो है ना आपके एक्सोथर्मिक की वैल्यू आ रही है, सपोज एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन की वैल्यू आ रही है -788 पॉइंट समथिंग, और ये जो है ना एंडोथर्मिक जो है ना ओवरऑल जो प्रोसेस वहाँ पे होती है, पॉजिटिव वैल्यू समेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज +147 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो अगर आप देखोगे एनर्जी रिलीज जो है ना वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। दिस अच्छा, दस है qualitative measure of the stability of an ionic compound is provided by its enthalpy of lattice formation and not simply by changing the octet of electron around the ionic। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमने जो है ना पिछले लेक्चर में वहाँ पे बोला था कि सिर्फ वहाँ पे हमने बोला था कि स्टेबिलिटी जो है ना कोई भी कंपाउंड हो, चाहे आयनिक कंपाउंड हो या कोवेलेंट कंपाउंड हो, ठीक है, तो हमने हमने वहाँ पे क्या बोला था कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है, जब भी दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड हो चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो, तो उनका एक ही मकसद होता है कि सो दैट दे गेन द स्टेबल या नोबल गैस कन्फिग्रेशन, या हम कह सकते हैं कि उनका जो है ना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, यानी उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब ऑक्टेट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्टेट मीन्स 8। तो वहाँ पे हमने बोला था कि दैट वाज द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब किस तरह से वो स्टेबिलिटी अचीव करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना, लेकिन वहाँ पे हमने एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन की बात नहीं की थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे एंथैल्पी ऑफ लेटिस फॉर्मेशन जो है ना, इसकी वजह से भी जो है ना, मतलब यहाँ पे आयनिक कंपाउंड की बात आ रही है, आयनिक कंपाउंड एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन की वजह से भी स्टेबिलिटी गेन करता है, बिकॉज एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन जो है ना, दैट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और हमने देखा यहाँ पे इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलीज होती है एज कम्पेयर टू एनर्जी एब्सॉर्ब्ड। सो यहाँ पे कह रहा है कि द स्टेबिलिटी ऑफ एन कंपाउंड इज प्रोवाइडेड बाय इट्स एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन। ये तो आपको क्लियर हो गया कि जब एनर्जी रिलीज होती है कंपाउंड स्टेबल हो जाती है, टू मतलब लेस एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सपोज आयनिक कंपाउंड जो है ना, इट बिकम स्टेबल ड्यू टू टू रीजंस। एक जो है इट इज ड्यू टू द एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन एंड अनदर इज ड्यू टू द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब मतलब उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अच्छा, उसके बाद सिंस लैटिस एंथैल्पी प्लेज ए की रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न मोर अबाउट इट। तो यहाँ पे अब हम लैटिस एंथैल्पी की बात करेंगे। याद रखना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। देखो, एक होता है एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन और एक होती है लैटिस एंथैल्पी। अभी हम जो है ना लैटिस एंथैल्पी को देख लेंगे कि ये क्या होता है, और उसके बाद हम इसको कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन के साथ। देखो असल में क्या होता है कि देखो, पहले मैं लैटिस एंथैल्पी आपको क्लियर करूँ यहाँ पे। लैटिस एंथैल्पी, the lattice enthalpy of an ionic solid is defined as the energy required to completely separate one mole of solid ionic compound into gaseous constituent ions। देखो यहाँ पे क्या होता है, लैटिस एंथैल्पी क्या होता है यहाँ पे, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड। तो इन शॉर्ट आपको पता चल गया कि लैटिस एंथैल्पी जो है ना, दैट इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी इज व्हाट, एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब इट्स एंडोथर्मिक प्रोसेस। एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब यहाँ से आपको एनर्जी देनी है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे कि किस में देनी है वो एनर्जी। लेकिन पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा कि लैटिस एंथैल्पी जो है ना, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज़ द एंडोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन ऊपर हमने क्या देखा, एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन जो है, दैट इज व्हाट, दैट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, दैट इज द एंथैल्पी चेंज जब एक आयनिक सॉलिड बनता है। ठीक है, जब एक आयनिक सॉलिड बनता है उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज होती है ना, दैट एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन। याद रखना, दो टर्म्स को याद रखना। जब एक आयनिक सॉलिड क्रिस्टलाइन या आयनिक सॉलिड बनता है, या मतलब क्रिस्टल लैटिस बनता है आपका, उस टाइम जो एंथैल्पी चेंज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन। लेकिन लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, जब एक जो है, जब आपने एक आयनिक सॉलिड के मतलब सपोज 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड उसको, अच्छा, ionic solid is defined as energy required to completely separate 1 mole of solid ionic compound into gases। मतलब जब आप एक आयनिक मतलब सॉलिड से उसके कॉन्स्टेंट एटम्स को, मतलब या हम ये कह सकते हैं कि जब आप कॉन्स्टेंट एटम्स ऑफ आयनिक सॉलिड को सेपरेट करते हो, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर, वहाँ पे जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को हम नाम देते हैं लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी। ठीक है, बिकॉज एंथैल्पी और एनर्जी इज द सेम थिंग। लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी, जिस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी हम नाम देते हैं, इसी तरीके से आयनाइजेशन एंथैल्पी हम नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन शॉर्ट आपने याद
याद रखना है कि लैटिस एनर्जी एंड इट्स एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, इट्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव व्हाट, टू रिमूव द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स फ्रॉम ए गिवन आयोनिक सॉलिड। इन शॉर्ट आपने यही याद रखना है, ठीक है। सो इन शॉर्ट यहाँ पे याद रखना है कि लैटिस एनर्जी क्या होती है, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। लेकिन एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन जो है ना, दैट इज द एनर्जी रिलीज्ड। इनकी मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है लैटिस एंथैल्पी जो है दैट इज योर एंडोथर्मिक प्रोसेस, दैट इज योर एंडोथर्मिक प्रोसेस, व्हाट, दैट इज योर एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। डेफिनेशन को बिल्कुल याद रखना, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड कंपाउंड इनटू गैसेस कॉन्स्टेंट आयंस। यानी अगर सोडियम क्लोराइड, सपोज अगर हम बात करेंगे सपोज सोडियम क्लोराइड की, इट इज़ आवर व्हाट, क्रिस्टलाइन सॉलिड आयनिक कंपाउंड। अब इसमें जो है हमने क्या करना है, सपोज इसमें जो है सपोज अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, दैट्स योर क्रिस्टलाइन और आयनिक सॉलिड। सपोज हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स यहाँ पे जो है, सपोज कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स जो है, इट्स योर सोडियम पॉजिटिव एंड Cl-, मैंने इनको सेपरेट करना है फ्रॉम ईच अदर। और उस सेपरेशन के लिए इन दोनों एटम्स को या इन दोनों आयन्स को, इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए, बिकॉज दीज आर बॉन्डेड टुगेदर, यहाँ पे जो है आपकी कोलम्बिक इंट्रैक्शन है, यहाँ पे आपका आयनिक बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली जो एनर्जी लगेगी यहाँ पे इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं व्हाट, लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। सो लैटिस एंथैल्पी इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। और यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बोलूँ, अगर लैटिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, अगर लैटिस एंथैल्पी किसी आयनिक कंपाउंड की बहुत ज़्यादा होती है, उसका मतलब जो है ना उन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड जो है ना वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होने का मतलब आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत मतलब इसका मतलब क्या होता है कि उन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड स्ट्रांग होता है, और उन दोनों एटम्स को एक दूसरे के साथ सेपरेट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलूँ, सपोज व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द लैटिस एंथैल्पी एंड द मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप, दिस सम एडिशनल, ये एक एडिशनल पॉइंट है, इंशाल्लाह कहीं पे कोई क्वेश्चन आएगा इस पे लैटिस एंथैल्पी पे, यूजुअली एस ब्लॉक में, वहाँ पे हम देख लेंगे, मतलब सॉल्युबिलिटी की भी रिलेशन होते हैं कुछ लैटिस एंथैल्पी के साथ। लेकिन पहले मैं आपको बोलूँ थोड़ा सा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, या मेल्टिंग पॉइंट। देखो, मेल्टिंग पॉइंट मतलब सपोज मान लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब आपने बॉन्ड्स को ब्रेक करना है सो दैट कि आपका सबस्टेंस मेल्ट हो जाए, ठीक है, आपने बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। तो अगर किसी भी कंपाउंड की लैटिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, यानी वहाँ पे आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। एनर्जी मतलब सपोज एनर्जी का मतलब यहाँ पे सपोज हीट भी हो सकता है, ठीक है, हीट रिक्वायर्ड टू सेपरेट दोज आयंस, ठीक है। तो क्या है कि अगर लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होती है तो याद रखना मेल्टिंग पॉइंट भी एक सबस्टेंस का ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, लैटिस एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज, एक यहाँ पे अगर आप देखो लैटिस एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज, इट इज 788। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो है सपोज लैटिस एंथैल्पी इज 788 किलो जूल्स पर मोल, लेकिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना था, माइनस। यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि लैटिस एंथैल्पी जो है ना इट्स प्लस। तो लैटिस एंथैल्पी इट्स एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड योर एंथैल्पी योर एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन जो है ना दैट इज योर व्हाट, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। उसके बाद this means that 788 kilojoules of energy is required to separate 1 mole of solid NaCl into 1 mole of Na positive gases and 1 mole of, obviously बात है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बोला कि सपोज 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड अगर आपके पास है, 1 मोल ऑफ सॉलिड NaCl जो है, इसको जो है ना आपने सेपरेट करना है इंटू, मतलब इंटू इट्स कॉन्स्टेंट। इसके लिए जो एनर्जी लगेगी दैट्स कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी, और इसके लिए जो सोडियम क्लोराइड के लिए जो लैटिस एंथैल्पी दैट इज 788 किलो जूल्स पर मोल। ओके, this process involves both attractive forces between the, this process involves, एक सेकेंड, दिस पॉइंट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लैटिस एंथैल्पी जो है ना ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। इट नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड, मतलब कि कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है और कितनी एनर्जी हमको मतलब उन आयंस को सेपरेट करने में लगेगी, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि साइज़ पे भी डिपेंड करता है और चार्ज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो लैटिस एंथैल्पी के बारे में जो आप याद रखेंगे, साइज़ के साथ पहले मैं यहाँ पे रिलेशन बोलूँगा, सिर्फ साइज़ के साथ इट्स इन्वर्स रिलेशन, इन्वर्स मतलब लैटिस एंथैल्पी जो है ना इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज़। अब आप बोलोगे कि हम किस तरह से इस मतलब रिलेशन को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे हम किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं, और उसके रिगार्डिंग जो है मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूँगा यहाँ पे, एक क्वेश्चन जिससे आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन आएगी। एक सेकंड, अगर आप यहाँ पे देखोगे, सपोज एक क्वेश्चन आया था AIPMT में, सपोज among the following which compound will show the highest lattice energy, यानी इसमें आप इन चारों कंपाउंड्स में आपने देखना है कि किस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। सपोज अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके पास कैटाइन है और आपके पास एनाइन है, तो ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बोला कि लैटिस एनर्जी है ना इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, लेकिन यहाँ पे आपका एनाइन कॉमन है, फ्लोरीन 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 या फ्लोराइड आयन, ठीक है।
तो फ्लोराइड आयन जो है ना उसके साथ इसकी कुछ भी रिलेशन नहीं होगी, लेकिन इसकी रिलेशन किसके साथ होगी, किसके साथ होगी, कैटायन के साथ, किसके साथ, कैटायन के साथ। तो यहाँ पे जो है ना लैटिस एंथैल्पी जो है, तो यहाँ पे जो है ना सपोज आपकी जो लैटिस एनर्जी है ना, लैटिस एनर्जी इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मगर लेकिन साइज ऑफ व्हाट, साइज ऑफ कैटायन, ठीक है, साइज ऑफ कैटायन। तो जिस कैटायन का साइज कम होगा, जिस कैटायन का साइज कम होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी उस कंपाउंड की ओवरऑल जो है ना लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी या लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इट्स Na पॉजिटिव, के पॉजिटिव, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप अगर आप जाते हो दीज आर अल्कली मेटल्स, ठीक है। यहाँ पे आपका आ रहा है Na पॉजिटिव, उसके बाद पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, ठीक है। तो अगर आप देखोगे डाउन द ग्रुप आपका साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। तो आपका साइज कम किसका होगा, Na पॉजिटिव का या सोडियम एटम का। तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी किसकी होगी, सोडियम फ्लोराइड की। यही एप्लीकेशन फिलहाल आपने याद रखनी है कि लैटिस एनर्जी जो है ना दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। उसके बाद जो है हम चलेंगे एक नए टॉपिक की तरफ, दैट इज योर बॉन्ड पैरामीटर्स एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसी टॉपिक में जो है ना हम मतलब एक इंपॉर्टेंट टर्म को पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द डाइपोल मोमेंट, ठीक है। दैट इज द मेजर ऑफ पोलैरिटी इन ए गिवन कंपाउंड। लेकिन उसको वहीं पे देख लेंगे, लेकिन पहले हम स्टार्ट कर लेंगे कहाँ से, बॉन्ड लेंथ से। देखो असल में जो है ना यहाँ पे ये बात कर रहा है पहले किसकी, कोवेलेंट रेडियस की और वन डेर वाल्स रेडियस की। देखो इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों चीज़ों को मैंने जो है ना क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में मैंने कोवेलेंट रेडियस में अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत इन दो टर्म्स में, यानी आपकी जो बॉन्ड लेंथ होगी उसके बाद कोवेलेंट रेडियस और आपका जो वंडर वाल्स रेडियस होगा, इन दोनों में मैं थोड़ा बहुत रश कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि मैंने इनको ऑलरेडी जो है ना उस दिन जो है ना मैंने वहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग की भी मतलब NCERT को वहाँ पे कंसल्ट किया था, ठीक है। मैंने आपको वहाँ पे ये डायग्राम्स भी दिखाई थी। सपोज यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाली, ये जो है ना रेड कलर से मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मैंने उसी दिन लिखा है जब मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आपकी जो है ना वहाँ पे कोवेलेंट रेडियस और वंडर वाल्स रेडियस को पढ़ाया था, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं जो है ना यहाँ पे रश करूँगा इसमें सो दैट कि आपका रिवीजन हो जाए इसमें, अदरवाइज मैं इसको यहाँ पे स्किप भी करता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत रश करूँगा, ओके। इट्स बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ कहिए या बॉन्ड डिस्टेंस कहिए या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहिए, दीज आर वन एंड द सेम थिंग्स। मेरी बात याद रखना, बॉन्ड लेंथ कहिए या बॉन्ड डिस्टेंस कहिए या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहिए, दीज आर वन एंड द सेम थिंग्स। अब बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं, इट इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम को गोली मारो फिलहाल, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। सपोज अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, सपोज यहाँ पे दो एटम्स है, दीज टू एटम्स आर बॉन्डेड, इनका न्यूक्लियस सेंटर पे यूजुअली होता है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस, और उन दो न्यूक्लियर के दरमियान जो डिस्टेंस होती है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड डिस्टेंस, और दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, और दैट, और ये भी हम उसको नाम देते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। तो तीन नाम्स एक ही चीज़ को, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिस्टेंस और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, उसको मतलब ओवरऑल यहाँ पे नाम देंगे बॉन्ड लेंथ, ओके। बॉन्ड लेंथ आर मेजर्ड बाय, यहाँ पे ये जरा क्या, बॉन्ड लेंथ आर मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्स डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स about which you will learn in higher classes. Each atom of bonded pair electrons contribute to the bond length. इनके साथ कोवेलेंट बट द को, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखोगे सपोज वहाँ पे हमने बोला था कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, और वहाँ पे हमने बोला था वहाँ पे मेटेलिक रेडियस भी क्या होता है, और वहाँ पे हमने बोला था कि वन डेर वाल्स रेडियस होता क्या है। तो अब हम ये मतलब कुछ नहीं, ये खास यहाँ पे नहीं लिख रहा, लेकिन अभी हम कोवेलेंट रेडियस की बात कर लेंगे। सपोज कोवेलेंट रेडियस इज मेजर्ड अप्रॉक्सीमेटली एज द रेडियस ऑफ एन एटम्स। पहले हमने देखना है कि रेडियस क्या होता है। देखो रेडियस क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल जो है, आउटर मोस्ट शेल एक एटम की जो होगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस शेल के दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होगी दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। अब अगर ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा या मतलब कहीं पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो वहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे हम उसको कहेंगे कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, ओके। एटम्स इन विच द, अच्छा, as the atoms of an, the covalent radius is measured approximately as the radius of an atom's core which is in contact with the core of the adjacent in the bonded situation। देखो bonded situation is very very important, इसको मैं अभी आपको क्लियर करूँगा, पहले हम पढ़ लेंगे इसको। द कोवेलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिमिलर एटम्स जॉइंड बाय द कोवेलेंट बॉन्ड इन द सेम मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पे जो है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास दिस इज योर एटम ए, दिस इज योर एटम बी, एंड यू हैव टू, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि दिस इज योर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, दिस इज योर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। और इन शॉर्ट जो है ना कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस जो है ना इट इज़ द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू सिमिलर एटम्स, इट इज़ द half of the internuclear distance between the two similar atoms joined by the covalent bond। तो जब covalent bond present होगा between the two similar atoms या dissimilar भी होंगे, ठीक है, in bonded state लेकिन same molecule में, ठीक है।
मॉलिक्यूल सेम होना चाहिए, ठीक है। अभी हम वंडर वाल्स रेडियस की बात करेंगे, वहाँ पे जो है ना सेम मॉलिक्यूल नहीं आएगा, बल्कि वहाँ पे थोड़ा बहुत जो है ना आपको डिफरेंस मिलेगी इन सेपरेट मॉलिक्यूल या डिफरेंट मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है कि सेम मॉलिक्यूल होना चाहिए। सपोज यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होगी या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी, इसको आपने हाफ करना है, और हाफ जो होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द रेडियस। लेकिन यहाँ पे ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, इसको हम नाम देते हैं कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। उसके बाद वंडर वाल्स रेडियस की बात करते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी डाउट रहेगा ना, लेकिन वहाँ पे आपको सेपरेटली एक लेक्चर मिलेगा, शायद 30 मिनट्स का होगा या 25 मिनट्स का। वहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किया है कि वट कोवेलेंट रेडियस इज, वट वंडर वाल्स रेडियस इज, और इसकी रिलेशनशिप क्या होती है अदर फैक्टर्स के साथ। द वंडर वाल्स रेडियस रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल साइज ऑफ एन एटम विच इंडिकेट्स इट्स वैलेंस शेल इन ए नॉन बॉन्डेड सिचुएशन। देखो, हमेशा याद रखेंगे वंडर वाल्स रेडियस की बात आएगी जब नॉन बॉन्डेड सिचुएशन होगी, और कोवेलेंट रेडियस की बात आएगी जब हमेशा बॉन्डेड सिचुएशन होगी, बॉन्डेड। देखो, ये नॉन बॉन्डेड क्या होता है, बॉन्डेड यहाँ पे क्लियर आपको होगा कि जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होंगे, वहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, कोवेलेंट रेडियस की। लेकिन जो वंडर वाल्स रेडियस होता है ना, इट इज़ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस या हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू सिमिलर एटम्स, लेकिन इन अ सेपरेट मॉलिक्यूल। देखो, सपोज मान लीजिए यहाँ पे जो है, दिस इज योर क्लोरीन मॉलिक्यूल, दिस इज द अनदर क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब इनकी जो है ना यहाँ पे इनने डायग्राम दिखाई है। सपोज दिस क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है, ये मान लीजिए क्लोरीन का एक एटम, ये मान लीजिए क्लोरीन का दूसरा एटम। हियर इज द न्यूक्लियस ऑफ वन क्लोरीन एटम, हियर इज द न्यूक्लियस ऑफ अनदर क्लोरीन एटम, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी कॉल्ड एज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। देखो, दिस इज द सेम मॉलिक्यूल, दिस इज द सेम मॉलिक्यूल, याद रखना है, ठीक है। दिस इज योर सेम मॉलिक्यूल, दिस इज द अनदर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सेम मॉलिक्यूल कब आता है, जब कोवेलेंट रेडियस की बात आएगी। सपोज इसने कहा यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, दिस बॉन्ड लेंथ और दिस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको हाफ करना है आपने, एंड दिस विल बी इक्वल टू, सपोज दिस यहाँ पे जो डिस्टेंस यहाँ पे इसने लिखा है, दिस इज द बॉन्ड लेंथ और दिस द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लोरीन एटम्स, लेकिन बिलोंगिंग टू द सेम मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो इसका हाफ होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द कोवेलेंट रेडियस। सेम मॉलिक्यूल में जो, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे सेम मॉलिक्यूल में दोनों एटम्स है, ठीक है। तो सेम मॉलिक्यूल की बात आ रही है। लेकिन जब वंडर वाल्स रेडियस की बात करते हैं, सपोज हियर इज द अनदर क्लोरीन मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन एटम अगर आप देखोगे और ये क्लोरीन एटम, इन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी कॉल्ड एज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इसको भी हम कहेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका हाफ जब आप लोगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ अगर आप लोगे इन दो एटम्स के दरमियान, लेकिन दो दीज टू एटम्स क्या ये सेम मॉलिक्यूल से बिलोंग करते हैं, नहीं। These belong to two separate molecules or two different molecules, या separate is the best term. These two atoms belong to separate molecules, लेकिन ये दो atoms जो है ना they belong to the same molecule। जब same molecule की बात आएगी वहाँ पे covalent radius आएगा, जब दो different मतलब दो separate molecules की बात आएगी वहाँ पे वहाँ पे van der Waals radius आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस distance का half जो होगा that will be called as what, that will be called as van der Waals radius। लेकिन यहाँ पे जो इसका half होगा, यहाँ पे इसका जो half होगा यहाँ पे that will be called as the covalent radius, ठीक है। So this was all about van der Waals radius and covalent radius। और हमेशा याद रखेंगे वंडर वाल्स रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ और टर्म, कुछ और बॉन्ड पैरामीटर्स की हम बात कर लेंगे। दैट्स योर बॉन्ड एंगल, ठीक है। बॉन्ड एंगल की बात कर लेंगे। ओके, बॉन्ड एंगल होता क्या है, ठीक है। असल में जो है ना बॉन्ड एंगल, यहाँ पे हमने बस बॉन्ड एंगल का थोड़ा बहुत मतलब इसकी डेफिनेशन को हमने समझना है। लेकिन असल में बॉन्ड एंगल की जो है ना कम कहाँ हम देखते हैं, जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेंगे वहाँ पे डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स आएंगे, डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स, और वहीं पे आपने असल में उनको याद रखना है, ठीक है। और वहीं पे अपने ऑर्डर भी याद रखना है, और वहीं से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। अच्छा, बॉन्ड एंगल क्या है, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स एट ऑन द सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स आयन। सिंपल में याद रखना है, सिंपल में अगर आप यहाँ पे सपोज दिस इज योर वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे ये OH बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे और एक OH बॉन्ड है। इन दो बॉन्ड्स के दरमियान, यानी जो दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे, सपोज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि दो बॉन्ड्स के दरमियान जो एंगल होता है ना, दो बॉन्ड्स के दरमियान, ठीक है, या दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो एंगल होगा, ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे बॉन्ड बना है, ठीक है। तो बॉन्ड्स के दरमियान जो एंगल होगा वहाँ पे, उसको हम नाम देते हैं बॉन्ड एंगल। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखो, असल में क्या होता है बॉन्ड, क्या मतलब ये बॉन्ड होता क्या, ये बॉन्ड कैसे बनता है। असल में क्या होता है, जब आपके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, ठीक है, जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं वहाँ पे बॉन्ड बनता है। अब डिफरेंट तरीके के ऑर्बिटल्स या डिफरेंट तरीके के ओवरलैप्स होंगे, उनको हम आगे देख लेंगे। लेकिन फिलहाल आपने याद रखना है कि जब एक बॉन्ड बनता है वहाँ पे असल में दो एटम्स के ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब जो है ना एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। और आपको पता ही होगा कि ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है
जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर लेंगे वहाँ पे आपका बॉन्ड बनेगा। तो इन शॉर्ट चाहे आप ये याद रखो कि एंगल बिटवीन द टू मतलब बॉन्ड्स, या आप ये याद रखो कि एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो असल में यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये एटॉमिक और यहाँ पे ऑर्बिटल्स होंगे और इन्हीं में इलेक्ट्रॉन होंगे, और उन्हीं दरमियान मतलब उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उसको हम कहेंगे बॉन्ड एंगल। ठीक है, या आप इन शॉर्ट याद रखो, इट इज़ द एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स इन शॉर्ट। उसके बाद बॉन्ड एंगल इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्री, आपको पता ही होगा। बॉन्ड अच्छा अप्रोक्सीमेटली, बस फिलहाल ये डेफिनेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है, इट गिव्स सम आइडिया रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स। इसको आप ऐसे याद रखना, यानी बॉन्ड एंगल आपको देता है आइडिया रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल एंड हेंस इट इज हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग इट्स शेप। ये ओवरऑल जो है ना, ये वाला पॉइंट इंशाल्लाह हाइब्रिडाइजेशन में क्लियर होगा, लेकिन इसको फिलहाल जुबानी याद रखो, लेकिन डेफिनेशन को याद रखो कि बॉन्ड एंगल होता क्या है। ठीक है, और वाटर में जो बॉन्ड एंगल जो है ना, बिटवीन द टू बॉन्ड्स, बिटवीन द टू OH बॉन्ड्स, इट्स 104.5 डिग्री। ठीक है, 104.5 डिग्री, ये कहाँ से आ गया, इसको इंशाल्लाह हम वहाँ पे देख लेंगे। कमिंग टू द अनदर पैरामीटर, दैट इज योर बॉन्ड एंथैल्पी। याद रखना, बॉन्ड एंथैल्पी जो है ना, इसका दूसरा नाम होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब ये क्या होता है, इसको हम देख लेंगे। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप बिटवीन टू एटम्स इन अ गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जहाँ पे भी कोई स्टेट आपको दी जाएगी, इन गैसियस स्टेट या इन आइसोलेटेड, सपोज कोई भी स्टेट दी जाएगी, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, डेफिनेशन को याद रखा करो, क्योंकि कभी डायरेक्टली डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन दिया जाता है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती क्या है। मतलब ये वो एनर्जी होती है कि अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर, मान लीजिए दो एटम्स के दरमियान कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, यानी 1 मोल ऑफ बॉन्ड, ठीक है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो आपको एनर्जी लगेगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और इट सेज दैट इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड का मतलब इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या भी आप कह सकते हो, या बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दीज आर वन एंड द सेम थिंग्स। इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ओके। द यूनिट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी इज किलो जूल्स पर मोल। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट बॉन्ड एंथैल्पी। सिंपल सी बात है, एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी, ठीक है, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बस खत्म हो गया किस्सा। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी इन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ना, दैट इज 435.8 किलो जूल्स पर मोल। अब यहाँ पे इसने पॉजिटिव वैल्यू क्यों लिया है, देखो पॉजिटिव, ये इसने मैग्नीट्यूड दिया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा हाँ, पॉजिटिव वैल्यू लेना है ना इसको, क्योंकि दिस प्रोसेस मुझे लगा कि एंडो एक्सोथर्मिक है। ऑब्वियसली एंडोथर्मिक प्रोसेस तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो है ना, अपने हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम्स को सेपरेट करना है या इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी दैट्स 435 किलो जूल्स पर मोल। इसी तरीके से जो है ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में जो है ना, ऑक्सीजन में है 498, यहाँ पे है 946। अब यहाँ पे अब अगर आप बोलोगे सपोज यहाँ पे ज़्यादा क्यों मैग्नीट्यूड आ रहा है, असल में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। और याद रखना, ट्रिपल बॉन्ड जो है ना, इट्स मोर स्ट्रॉगर देन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉगर देन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो हमेशा आप याद रखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड मतलब आपने 3 बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, डबल मतलब यहाँ पे 2 ही बॉन्ड्स को, यहाँ पे एक ही बॉन्ड्स को, ऑब्वियसली वहाँ पे एनर्जी। इट्स इंपॉर्टेंट नोट दैट द लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी स्ट्रॉगर विल बी द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली बात है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी, उतनी जो है उसकी बॉन्ड एनर्जी, उतना वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। फॉर हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक HCl, वी हैव HCl, यानी हमने H और Cl को ब्रेक करना है। ठीक है, HCl बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो यहाँ पे जो एंथैल्पी है, यहाँ पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एनर्जी है, दैट इज 431.0 किलो जूल्स पर मोल। उसके बाद इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ओके, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सपोज इट सेज दैट फॉर ए, अच्छा, इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, देखो एक होते हैं मोनो एटॉमिक और एक होते हैं डायटोमिक, और क्या होते हैं पॉली एटॉमिक। मोनो का मतलब जिनमें सिंगल एक ही एटम प्रेजेंट होगा, डायटोमिक मतलब जिनमें 2 एटम्स प्रेजेंट होंगे, और पॉली का मतलब जिनमें 2 से ज़्यादा। अब यहाँ पे एक टर्म आ रही है हेटेरोन्यूक्लियर एंड होमोन्यूक्लियर। देखो अगर आप देखोगे, सपोज हमने ऊपर बात की किनकी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, दीज आर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, लेकिन दीज आर होमोन्यूक्लियर। ऑक्सीजन में सिर्फ मतलब होमो का मतलब जिनमें सिमिलर एटम्स प्रेजेंट होंगे, अब फिर 2 होंगे या कितने होंगे। ठीक है, तो होमोन्यूक्लियर का मतलब जिनमें सिमिलर एटम्स प्रेजेंट होंगे, अगर डायटोमिक होगा तो
होमोन्यूक्लियर डायटोमिक, अगर पॉली एटॉमिक होगा तो होमोन्यूक्लियर पॉली एटॉमिक। सपोज अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, पॉली का मतलब मनी, मोर देन टू। हेटेरो का मतलब होता है जब डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होंगे। सपोज हाइड्रोजन HCl, ठीक है, HCl इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल बट इट इज हेटेरो एटॉम, हेटेरो न्यूक्लियर, और हाँ हेटेरो न्यूक्लियर, ठीक है। हेटेरो न्यूक्लियर का मतलब जिसमें डिफरेंट, दो डिफरेंट, या मतलब हेटेरो मतलब जिसमें डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होंगे। सपोज अगर हम बात करेंगे, सपोज होमोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक और हेटेरोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक। होमोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल मैं लूँगा, और ओजोन मॉलिक्यूल की, ठीक है। या यहाँ पे मैं वाटर की भी एग्जांपल भी ले सकता हूँ, ठीक है, या कोई भी एग्जांपल, मीथेन लो, कुछ भी लो। सपोज अगर मैं बात करूँ, दीज और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली मतलब जिनमें दो से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे, दो से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे ओजोन जो है ना, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, सो इट विल बी कॉल्ड एज होमोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक। होमोन्यूक्लियर का मतलब, होमो मतलब सिमिलर एटम्स, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दीज आर हेटेरोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक, ठीक है। अच्छा, द in case of polyatomic molecules the measurement of bond strength is more complicated. For example, ये important point, सबसे ज़्यादा important point ये है, in case of water in case of water molecule the enthalpy needed to break the two OH bonds is not the same. देखो अगर हम बात करते हैं, सपोज हमने वहीं पे देखा, सपोज here is your oxygen और यहाँ पे आपका H और यहाँ से आपका H। तो अगर आप बोलोगे सपोज दिस OH बॉन्ड मतलब ये सिमिलर है, तो इनको जो है ना, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी सिमिलर होगी, लेकिन बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इन दोनों बॉन्ड्स यानी OH बॉन्ड और इस OH बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी जो है ना, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। यही कह रहा है कि द एंथैल्पी नीडेड टू ब्रेक द टू OH बॉन्ड्स इज नॉट द सेम। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सपोज इसने यहाँ पे बिल्कुल वैल्यू भी दिया है। सपोज वाटर में सपोज आपने पहले OH एक बॉन्ड को ब्रेक किया इनटू H एंड OH, तो यहाँ पे जो है ना आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी दैट्स 502 किलो जूल्स पर मोल। लेकिन उसके बाद जो आपने सपोज इस OH बॉन्ड को ब्रेक करना है इनटू कॉन्स्टेंट एटम्स लाइक ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो इसके लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दैट्स 427 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्या कह रहा है, तो पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि मतलब अगर कोई भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा उसमें अगर सिमिलर बॉन्ड्स होंगे, मतलब लेकिन सिमिलर बॉन्ड्स होंगे मगर मोर देन वन टाइम। सपोज यहाँ पे जो है ना OH बॉन्ड था लेकिन दो बार थे, ठीक है, दो बॉन्ड्स थे OH, लेकिन यहाँ पे क्या थी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिफरेंट थी। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल होगा, मीथेन होगा, सपोज मीथेन में अगर देखोगे इट्स CH वगैरह, तो वहाँ पे भी डिफरेंट का केस आ सकता है। लेकिन यहाँ पे भी आपने देखना है, वाटर की एग्जाम्पल है, ठीक है। द डिफरेंस इन द bond energy value shows that second OH bond undergoes some change because of the changed chemical environment। बस यहाँ पे मतलब ये रीज़न आपने याद रखना है कि ये जो सेकंड OH बॉन्ड जो था, इट गोज सम चेंज इन एनवायरनमेंट। यानी अगर हम देखेंगे सपोज हेयर इज ओनली इट्स ओनली OH बॉन्ड, लेकिन अगर हम पहले वाटर में देख लेंगे, सपोज इट्स H यहाँ पे सिर्फ OH बॉन्ड ही नहीं था, बल्कि ये OH जो है ना यहाँ से इसके साथ भी जुड़ा था, ठीक है। यहाँ से जो है सपोज दिस OH बॉन्ड जो है ये एट द सेम टाइम यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका केमिकल नेचर है, केमिकल एनवायरनमेंट एक होगा, लेकिन यहाँ पे जो सपोज आप सिर्फ आपके पास OH बॉन्ड बचा है, तो यहाँ पे इसका केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा। तो इसी डिफरेंस इन द एनवायरनमेंट की वजह से डिफरेंस इन द बॉन्ड एनर्जी भी आती है। दिस इज द रीजन फॉर सम डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ सम OH बॉन्ड इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लाइक इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल में भी यही होता है, ठीक है। अच्छा, देयरफॉर इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स द टर्म मीन और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इज यूज्ड, ठीक है। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो है उनमें हम मीन और एवरेज बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इट्स ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन एज एक्सप्लेन्ड बिलो इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन अगर वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे, दैट्स 502 प्लस 427 डिवाइडेड बाई टू का मतलब यहाँ पे वहाँ पे सिर्फ दो OH बॉन्ड्स थे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एवरेज मीन या एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द बॉन्ड डिसोसिएशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि वाटर में जो है ना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दोनों OH बॉन्ड्स की बिल्कुल सेम नहीं होते, बल्कि डिफरेंट होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे बचता है बॉन्ड पैरामीटर्स में हमारा बॉन्ड ऑर्डर और इसी के साथ रेजोनेंस स्ट्रक्चर और मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द डायपोल मोमेंट। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है ना इसको हम यहाँ पे इस चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़ लेंगे, बल्कि इसको हम जो है ना इंशाल्लाह पहले GOC में पढ़ लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका रिकैप्चुलेशन होगा, ठीक है। जो भी टॉपिक मैं स्किप करूँगा यहाँ पे, मतलब जो मैं छोड़ूंगा यहाँ पे, मैं उनको बिल्कुल याद रखूँगा इंशाल्लाह। जब मैं वहाँ पे GOC पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे मैं पहले रेजोनेंस को क्लियर करूँगा, उसके बाद हम यहाँ पे फिर से इसको देख लेंगे। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जो है ना, अभी जो है ना मैं इसको यहीं पे इसके मतलब
लेक्चर को मतलब स्टॉप करूँगा। अभी जो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बचता है और इसके बाद बचती है मतलब पोलैरिटी और द डायपोल मोमेंट, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अभी पढ़ाऊँगा। और याद रखना मैं उसको आज ही अपलोड करूँगा, ठीक है? इसको भी आज, इस लेक्चर को भी आज अपलोड, और दूसरे लेक्चर को भी आज। बॉन्ड पैरामीटर्स कंप्लीट होंगे, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी हाइब्रिडाइजेशन, उसको हम देख लेंगे, ठीक है? लेकिन इस बार जो है ना मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बॉन्ड ऑर्डर को देख लेंगे और डायपोल मोमेंट को। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।